नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 7 अगस्त की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर खिताब करते हुए खबरदार किया कि जो भी राहुल गांधी के नज़रिए के खिलाफ जाएगा इसे सियासी नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोई भी है, चाहे वो कितना ही अजीम या ताकतवर क्यों ना हो या वो जो भी ओहदा रखते हैं। अगर वो राहुल गांधी के विजन और पैगाम की मुखालिफत करते हैं तो तेलंगाना इनके कैरियर की सियासी मौत को निशानजद करेगा। रेवंत रेड्डी तेलंगाना में तालीम, रोज़गार और सियासत में पसमानदा तबक़ात BCs के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मरकज़ की मंजूरी का मुतालबा करने वाले एक एहतजाज के दौरान अरकान पार्लियामेंट और इंडिया ब्लॉक के रहनुमाओं के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। BRS के कारगुज़ार सदर KT रामाराव ने जुमेरात को नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर तेलंगाना के बुनकरों को मुबारकबाद पेश की, उनके बेमिसाल महारत और हौसले की सताइश की। उन्होंने कहा, हमारे बुनकर ऐसी साड़ियाँ बुनने की महारत रखते हैं जो माचिस की डिबिया में भी समा सकती हैं। उन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर में बुनकरों की खस्ता हालत को याद करते कहा कि इस वक्त कांग्रेस हुकूमत के दौरान बुनकरों के मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को बुनकर शोबे की बहाली का क्रेडिट देते हुए कहा कि उनकी इनकलाबी स्कीमों की बदौलत वो बुनकर जो रोज़गार की तलाश में सूरत और भिवंडी चले गए थे वापस लौट आए। BRS दौर के हुकूमत में बदकमा साड़ियाँ, कर्ज माफ़ी और पेंशन जैसे कई और इक़दामात ने दस्तकारी तबके में नई जान डाल दी। महबूबनगर कलेक्टर विजेंद्र बॉय ने ख़वातीन अहदेदारों भरोसा सेंटर के अमले के साथ महबूबनगर के भगीरथा कॉलोनी में वाक़ तेलंगाना अक़लियती गुरुकुल गर्ल्स स्कूल का चारशंबे की शब दौरा किया और गुरुकुल में ही शब गुजारी की। कलेक्टर अहदेदारों ने गुरुकुल लड़कियों के पोक्सो एक्ट और ज़िंदगी की महारतों की तरक्की और गुड टच और बैड टच के बारे में बेदारी पैदा की। ज़िले कलेक्टर और ख़वातीन अहदेदारों ने ख़ास तौर पर बच्चियों को करीबी और शनासा लोगों से मुहताज रहने की तलक़ीन की और मजबूत रहने पर जोर दिया और मज़ीद कहा कि अगर कोई जिनसी तौर पर हरासा करता है या जिस्मानी अज़ा को छूने की कोशिश करता है तो फौरी तौर पर वालिदैन और असातिज़ा को मुत्तला किया जाए। इस मौके पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी बताया गया। ज़िले कलेक्टर ने तालिबात से बात की और उनके मसाइल दरियाफ़्त किए और गुरुकुल स्कूल में तलबा के साथ रात का खाना खाया और गुरुकुल में ही शब गुजारी की। इस मौके पर महकमे अक़लियती बहबूद के अफसर शंकराचार्य, महकमे ख़वातीन और अतफ़ाल बहबूद की अफसर ज़रीना बेगम और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि मकामी बल्दीदारों में BC तबक़ात को 42% रिजर्वेशन दिलाने के लिए वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। उन्होंने वादे किया कि गांधी जी के तरीक़ों पर चलते हुए अपनी मांगों को मनवाएंगी और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी जैसे अफराद की साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने तंज़ करते हुए कहा कि लोकसभा इंतख़ाबात में BJP की जीत दरअसल शिकस्त से बचने के लिए आंखों में आंसू लिए हुए एक जीत थी। शुमाली हिंद की कई रियासतों में BC तबक़ात ने BJP को मुस्तरद कर दिया और अगर रिजर्वेशन में इजाफा न किया गया तो आने वाले इंतख़ाबात में BJP की शिकस्त यकीनी है। पूनम प्रभाकर ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी पर तनकीद की। उन्होंने कहा, अब जब बिल कानून बनकर गवर्नर की मंजूरी से दिल्ली पहुंचा है तब मुसलमानों के नाम पर उसको रोकने की कोशिश करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने किशन रेड्डी को खुली बहस के लिए मदऊ करते हुए कहा, हमारी हुकूमत की नीयत साफ है। कामारेड्डी डिक्लेरेशन से लेकर जंतर मंतर धरने तक हम पूरी जिम्मेदारी से BC तबक़ात की हिमायत में खड़े हैं। तेलंगाना BJP के रियासती सदर रामचंद्र राव ने आज यादगिरी गुट्टी में वाक़ मारूफ श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा किया और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर के तौर पर मुकर्रर होने के बाद ये दादरी भोंगिर ज़िले का इनका पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मकामी कम्यूनिटीज़ के साथ जुड़ने और निचली सतह के मसाइल को समझने की अहमियत पर जोर दिया। BRS पार्लिमानी पार्टी के लीडर KR सुरेश रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की मुजविदा गोदावरी बनाकचल्ला प्रोजेक्ट की बिलवास्ता हिमायत करने पर मरकजी और रियासती हुकूमतों पर तनकीद की। उन्होंने कांग्रेस ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत पर खामोश तमाशाई रहने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि BJP ज़ेर क़यादत मरकज़ ने आंध्र प्रदेश के बनाकचल्ला प्रोजेक्ट की हिमायत की, जिससे दरिया गोदावरी के पानी में तेलंगाना के हिस्से को खतरा है। जुमेरात को दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते सुरेश रेड्डी ने कहा कि पार्टी सरबराह साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की रहनुमाई में BRS के अरकान पार्लियामेंट तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ राज्यसभा में आवाज़ उठा रहे हैं। ज़िले खम्मम के खुशमंशी तहसीलदार दफ्तर की लापरवाही की एक संगीन मिसाल इस वक्त सामने है जब एक खातून ने अपनी बेटी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की दरख्वास्त दी, लेकिन दफ्तर के अमले ने गलती से डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। यह हैरानकुन वाक़या ज़िले के नीलकोंडापल्ली के मंडल के गुट्टा सिंगारम गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली कडारी माँ विद्या के साथ पेश आया।
ذرائع کے مطابق ویدیا نے کچھ عرصے قبل اپنی بیٹی کا پیدائشی سند حاصل کرنے کے لیے نیلکنڈا پلی تحصیل دفتر میں باضابطہ درخواست داخل کی تھی۔ کئی دن گزرنے کے بعد جب سرٹیفکیٹ جاری ہوا تو خاندان کو شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ برتھ سرٹیفکیٹ کی جگہ ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھما دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد متاثرہ خاتون اور اس کے رشتہ داروں نے تحصیلدار دفتر پہنچ کر سخت اعتراض کیا اور سوال کیا کہ جب بچی زندہ ہے، اسکول جا رہی ہے، تو اس کا موت کا سرٹیفکیٹ کس بنیاد پر جاری کیا گیا؟ اس واقعے نے تحصیلدار دفتر میں کام کرنے والے عملے کی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کو بے نقاب کر دیا ہے۔ مقامی افراد نے بھی اس پر شدید ناراضگی ظاہر کی ہے۔ تلنگانہ کے کوروٹلا ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے سری رامولو سری دھر گزشتہ کئی برسوں سے گلف میں محنت مزدوری کر رہے تھے۔ منگل کو تقریباً 1 بجے وہ دمام سے حیدرآباد کے لیے پرواز میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک دوران سفر انہیں دل کا دورہ پڑا۔ جب سری دھر نے سانس لینے میں دشواری محسوس کی تو انہوں نے جہاز کے عملے کو مطلع کیا۔ فوری طور پر پائلٹ نے ایمرجنسی کی بنیاد پر جہاز کو ممبئی ایئرپورٹ پر اتار دیا۔ ممبئی ایئرپورٹ پر موجود ڈاکٹروں نے فوری طور پر CPR فراہم کی، مگر کوئی اثر نہیں ہوا اور انہیں مردہ قرار دیا گیا۔ سری دھر کو بیوی اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کا یہ اچانک اور امرناک انتقال خاندان کے لیے نہایت صدمے کا باعث بن گیا ہے۔ حیدرآباد کے 2 اہم ذخائر عثمان ساگر اور حمایت ساگر میں جمعرات کے روز بھی پانی کے بہاؤ کا سلسلہ جاری رہا۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کے حکام نے پانی کی بڑھتی سطح پر کڑی نظر رکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ محکمے کے مطابق پانی کی سطح کا تازہ ترین ریکارڈ صبح 6 بجے لیا گیا، جس کے مطابق عثمان ساگر میں پانی کی سطح 1782.80% ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کی مکمل سطح 1790 فٹ ہے۔ اس کے برخلاف حمایت ساگر کی سطح 1762.45 فٹ تک پہنچ گئی، جو کہ اس کی مکمل سطح 1763.50 فٹ سے محض 1 فٹ کم ہے۔ اس میں 50 کیوسک پانی کی آمد ہو رہی ہے۔ واٹر بورڈ حکام نے بتایا کہ تمام حفاظتی اقدامات نافذ کر دیے گئے ہیں اور صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ دریافتہ موسیٰ ندی کے کنارے نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کو محتاط رہنے اور ممکنہ خطرے سے باخبر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حیدرآباد کے سعید آباد میں خانگی اسکول میں کم عمر طالبہ مشتبہ حالت میں زخمی ہو گئی، جبکہ اس کے باپ نے ٹیچر پر مارنے کا الزام عائد کیا۔ تفصیلات کے مطابق 7 سالہ لڑکی خانگی اسکول میں LKG میں زیر تعلیم ہے۔ آج اس کے باپ منی کنٹا نے میڈیا کو بتایا کہ اسکول سے اطلاع دی گئی کہ ان کی بیٹی زخمی ہو گئی۔ وہ فوری اسکول پہنچے، جہاں انہیں بتایا گیا کہ بچوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا، جس کے نتیجے میں ان کی بیٹی کے سر پر زخم آئے۔ بعد ازاں اس سلسلے میں پولیس کو اطلاع دی گئی۔ لڑکی کے باپ نے الزام لگایا کہ ٹیچر نے ان کے بیٹی کو ٹفن باکس سے مارا، جس کے نتیجے میں وہ نیچے گر پڑی اور اس کے سر پر چوٹ آئی۔ متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ حیدرآباد کے آرام گڑھ فلائی اوور پر چند نوجوانوں نے بائک پر خطرناک اسٹنٹ کرتے ہوئے نہ صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈالا بلکہ دیگر گاڑی سواروں کو بھی شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ یہ نوجوان تیز رفتاری سے فلائی اوور پر اسٹنٹ کرتے نظر آئے، جس کے باعث ٹریفک میں خلل پیدا ہوا اور کسی بڑے حادثے کا اندیشہ بھی پیدا ہو گیا۔ پولیس ان شرپسند عناصر کی شناخت کے لیے CCTV فوٹیج کی مدد لے رہی ہے اور جلد ان کے خلاف کارروائی متوقع ہے۔ حیدرآباد کی گچی بولی آؤٹر رنگ روڈ کے قریب ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق خاتون کو اغوا کر کے کار میں لے جایا جا رہا تھا کہ اچانک سامنے سے آنے والی ایک اور گاڑی سے ٹکر ہو گئی۔ اس حادثے میں 3 افراد شدید زخمی ہوئے، جبکہ دونوں گاڑیاں بری طرح تباہ ہو گئیں۔ یہ واقعہ 5 اگست کی شام پیش آیا، لیکن تفصیلات تاخیر سے منظر عام پر آئی۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ چیولہ منڈل کے آلور گاؤں سے تعلق رکھنے والے بچے ان کی اہلیہ پدمجا سے وجے گوڑ نامی شخص نے 4 لاکھ روپے قرض لیا تھا۔ رقم کی واپسی کے معاملے میں جھگڑا ہونے پر وجے گوڑ کو ان سے شخصی مخاصمت ہوئی۔ حال ہی میں بچہ علیل ہو گیا، وہ زیر علاج تھا۔ اسی موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے وجے گوڑا اسی گاؤں کے وینکٹیش اور سائی نامی افراد کے ساتھ مل کر کار میں اسپتال میں پہنچا۔ اسپتال کے مین گیٹ کے پاس پدمجا کو موجود دیکھ کر زبردستی کار میں ڈال کر سروس روڈ کے راستے لے جایا گیا۔ خاتون چیخنے لگی تو گاڑی میں ہی سے مارا پیٹا گیا۔ جب وہ کوتوال گڑے کے قریب پہنچے تو وجے گوڑا کی جانب سے چلائی جا رہی کار بے قابو ہو کر سامنے سے آ رہی دوسری کار سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ دادری بھونگیر کے آلیر ٹاؤن کے ایک بھیڑ فارم پر چہارشنبے کی رات آوارہ کتوں نے حملہ کر دیا، جس سے ایک بڑا سانحہ پیش آیا۔ اس حملے میں تقریباً 100 بھیڑیں مر گئی۔ فارم کے مالک سمپت نے ہمیشہ کی طرح اپنی بھیڑوں کو شیڈ میں ڈالا اور بدھ کی شام گھر چلا گیا۔ جمعرات کی صبح 6 بجے جب وہ شیڈ پر پہنچا تو ان کی بھیڑیں مردہ پائیں گئی۔ انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کرتے کہا کہ انہیں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ ماضی میں بھی سمپت کے فارم پر آوارہ کتوں نے حملہ کیا تھا۔ گاؤں والوں نے اس واقعے پر شدید غصہ اور تشویش کا اظہار کیا۔ مقامی عوام نے انتظامیہ سے آوارہ کتوں پر قابو پانے اور متاثرہ فرد کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के अन्नारम गांव की गब्बा फार्मा कोल्ड स्टोरेज में चारशंबे की शब शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में उस स्टोरेज का बड़ा हिस्सा जलकर खाकसर हो गया। आग ने तेजी से पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन शुरू किया गया। संगारेड्डी के साथ साथ मेट्रियल, मलकाजगिरी और मेदक के अजला से भी फायर टेंडर्स तलब किए गए, तो तकरीबन 1 घंटे तक आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ रहे ताकि आग करीबी सनअती यूनिट तक ना फैल सके। इसके बावजूद कोल्ड स्टोरेज का एक बड़ा हिस्सा खाकसर हो चुका। स्टोरेज में मुख्तलिफ दवा साफ कंपनियों की अद्वियात भी रखी गई थी, जिनके ताल्लुक संगारेड्डी जिले से बताया गया। आग लगने के बाद करीब में रहने वाले ईंट भट्टी के मजदूर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो गए। ताहाल किसी जानी नुकसान की तला मौसूल नहीं हुई। फायर ब्रिगेड और मकामी हुकाम तहकीकात में मसरूफ हैं। हुकाम ने बताया कि जुमेरात को जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के 3 एहलकार इस वक्त हलाक हो गए और 15 जख्मी हो गए जब इन्हें ले जाने वाली एक गाड़ी सड़क से फिसल के एक नाले में गिर गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जख्मी एहलकारों की बेहतरीन मुमकिन देखभाल और मदद को यकीनी बनाए। यह वाक़या कदवा इलाके में सुबह तकरीबन 10:30 बजे इस वक्त पेश आया, जब एहलकार बसंतगढ़ से एक ऑपरेशन से बनकर गाड़ी में वापस हो रहे थे। जस्टिस एच.एन. नागमोहन दास कमीशन की रिपोर्ट, जिसका मकसद दर्ज फेहरिस्त ज़ातों एससी में अंदरूनी रिजर्वेशन फराहम करना था, जुमेरात को कर्नाटक काबीना के सामने पेश किया गया, जिसने 16 अगस्त को एक खुसूसी मीटिंग में इस पर बहस करने, इस पर फैसला करने का फैसला किया। कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज नागमोहन दास की सरबराही में कमीशन ने 1766 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट 4 अगस्त को चीफ मिनिस्टर को पेश की थी। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा से ताल्लुक़ रखने वाली 24 साल लेक्चरर श्री विद्या ने अपनी शादी के 6 माह बाद खुदकशी कर ली। अपने पीछे छोड़े गए एक नोट में इसने अपने शौहर उसके ख़ानदान पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। ख़त में अपने भाई को मुखातिब करते हुए इसने रक्षाबंधन का आखिरी पैगाम लिखा, ऐ भाई, ख्याल रखना, शायद इस बार आपको राखी न बांध सकूं। नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के तमाम दस्तकारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत को दस्तकारी के साथ जो वाबस्तगी है वह फ़ख्र का बाइस है। वज़ीर आला ने कहा, हमारे दस्तकार सदियों पुराने रिवायती हुनर को कपड़ों की सूरत में ज़िंदा रखते हुए न सिर्फ माजी को संवार रहे हैं बल्कि मुस्तकबिल को भी बुन रहे हैं। उन्होंने वादे किया कि रियासती हुकूमत दस्तकारी के शोबे को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। फ़नकारों को तरबियत, आलात और मार्केट की सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत मौसर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि हमारी दस्तकारी का विरसा, हमारी तहज़ीब हमारा फ़ख्र है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी हम सब की ज़िम्मेदारी है। इसीलिए इस दिन के मौके पर हम सबको एक साथ आकर दस्तकारी की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने चारशंबे को 25 किताबों की इशाअत और फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। हुकूमत का कहना है कि किताबें गलत बयानियों को फ़रोग़ देती हैं, नौजवानों को उकसाती हैं और दहशतगर्दी को बढ़ावा देती हैं। ये वीडियो महाराष्ट्र से मंजरेआम पर आई, जिसमें लोकल ट्रेन में 2 ख़वातीन मराठी ज़बान पर झगड़ पड़ी। एक खातून ने दूसरी खातून से जबरन और धमकी भरे अंदाज में मराठी में बात करने को कहा, जिस पर दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी के बयान पर जवाबी हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने मुल्क की खारजा पॉलिसी पर भी हुकूमत को निशाना बनाया। इनका कहना था कि हम खारजा पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोज़गार नहीं मिला और जिस तरह से पाबंदियां लगातार लगाई जा रही हैं, कहीं न कहीं हमारा मुल्क बहरान का शिकार है। एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने भी वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जी फॉर गधे के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अखिलेश ने कहा कि जो पढ़ा लिखा है वो वही बोलता है। आपको बता दें कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी हुकूमत में हुर्फ जी गणेश के लिए है, अगर समाजवादी पार्टी की हुकूमत आई तो इनके वक्त में जी फॉर गधे के लिए होगा। इस पर अखिलेश यादव ने मज़ीद कहा कि अगर सीएम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ा करें तो जी फॉर गरीबों के लिए भी हो सकता है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया। उन्होंने महाराष्ट्र के साथ साथ बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस बेंगलुरु सेंट्रल में बीजेपी से 3% से भी कम फ़र्क से हारी है। ये जाली वोटरों और डुप्लीकेट वोटिंग की मिसालें हैं। इलेक्शन कमीशन ने बेंगलुरु सेंट्रल नशिस्त के दावे पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर जवाबी हमला किया है और उनसे अपने दावे के सबूत को पेश करने को कहा है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं जो कुछ भी लोगों को बताता हूँ वो मेरा हलफनामा है, इसे हलफनामे के तौर पर ले। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है और हम इनका डेटा दिखा रहे हैं। फरीदाबाद में दिल लहला देने वाले वाक़या सामने आया, जहाँ के होटल मैनेजर ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को चप्पलों से पीटा। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक को हटाने को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें पुलिस एहलकार को यरगमाल बनाकर मारा पीटा गया। वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
अमेरिका ने भारत पर 25% इजाफी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब यह है कि भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए हैं। यह टैरिफ 27 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा, जबकि टैरिफ की पहली किस्त यानी 1% टैरिफ 7 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर 25% इजाफी टैरिफ आयद किया है। भारत ने भी अमेरिका के इस कदम का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अमेरिका का यह कदम गैर मुनसिफाना, गैर माकूल और गैर ज़रूरी है। हरमैन इंतज़ामिया मेहमाना ने रब्बुल इज़्ज़त के लिए अदायगी उम्रा इबादत के लिए बेजोल इंतज़ामात के अलावा ज़ायरीन की मक्का में बहिफाजत आमदरफ़्त का भी पूरा ख्याल रखता है। इस सिलसिले में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर की जनरल अथॉरिटी ने मस्जिदुल हराम आने वाले उम्रा ज़ायरीन और मादियों पर जोर दिया है कि बारिश के दौरान सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करें। सऊदी खबररसां एजेंसी SPA के मुताबिक बयान में कहा गया कि इन सेफ्टी गाइडलाइंस में महफूज एरियाज़ में रहना, छतरी का इस्तेमाल, मौसमियाती अलर्ट की मॉनिटरिंग, हुक्काम की हिदायत पर अमल, आसमानी बिजली गिरने पर मोबाइल फ़ोन बंद करना शामिल है। वह बयान में कहा गया कि ज़ायरीन किसी रिपोर्ट या इस्तफसार के लिए हेल्पलाइन 1966 पर कॉल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया की जानिब से मुतादिद सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिदुल हराम में बारिश के दौरान हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद किया जाता है। बारिश के दौरान कोशिश की जाती है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। जनरल अथॉरिटी की सेफ्टी गाइडलाइंस का मकसद भी ज़ायरीन की सेफ्टी को यकीनी बनाना है। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।